हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ यूपीएसआई के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आईपीसी के 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने 50 प्रश्नों के लिए वीडियोस बनाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द इसके लिए और वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो आज इसका मैं पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज आगे के 50 और प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आईपीसी के, मुझे नहीं लगता अगर आप हमारी ये वीडियोस को देखेंगे तो उसके बाद आपको आईपीसी में कहीं और से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये प्रश्न सफिशिएंट हैं। आईपीसी के जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इन वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देख लेते हैं हमारे 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को। तो पहला हमारा आज का प्रश्न है 51। इसमें पूछा गया है, अ और ब नामक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा करके लोक शांति में बाधा डालते हैं, तो ये कौन सा अपराध होता है? तो आपको बताना है। तो अगर लोक शांति में बाधा अगर डाला जाता है तो उसको दंगा बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। अगर वही दो या दो से अधिक लोग आपस में लड़ते हैं और खुले स्थान पर लड़ते हैं और लोक शांति में बाधा डालते हैं तो दंगा कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यापारी अपने क्लर्क को 1 लाख रुपए खाते में डालने को देता है, लेकिन वह 1 लाख रुपए अपने निजी काम में बेईमानी से उपयोग में ले लेता है। क्लर्क के द्वारा आईपीसी की कौन सी धारा का क्राइम होगा? तो आपको बताना है। तो ये होगा दोस्तों, वो होगा आईपीसी की धारा 408। 408 का अपराध होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग भी इसको ट्राई करते चलिए। अगर आपने आईपीसी पढ़ी हुई है, आपने धाराएं याद की हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको टेस्ट करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते तो इन प्रश्नों को आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। और आप अगर चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाइए और उसके बाद आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है। एक लोकसेवक आईपीसी की धारा 166 का के अधीन, सॉरी अभी 153 क्वेश्चन रह गया। इसमें पूछा गया था, एक लोक सेवक द्वारा बैंकर व्यापारी और अभिकर्ता द्वारा न्याय भंग करने पर किस धारा के अंतर्गत कारित होना माना जाएगा? तो 53 जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि लोक सेवक या बैंकर या व्यापारी या अभिकर्ता के द्वारा कोई भी मतलब न्यास भंग किया जाएगा, यानी गबन किया जाएगा टाइप से, तो वो कौन सी धारा होगी? वो होगी ए, यानी 409 धारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। एक लोकसेवक है और वो आईपीसी की धारा 166 का के अधीन एक मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके दौरान विधि के द्वारा उसके निर्देशों को जानबूझकर पालन नहीं करता, यानी जो भी रूल है उसके पालन नहीं करता, और कितनी अवधि या अधिकतम कितने कारावास के लिए दंडनीय अपराध करेगा? तो यानी 166 का जो बताती है, उसमें कोई भी लोक सेवक अपने नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता है और अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता, तो वो होता है 2 वर्ष का कारावास उसको होता है, ऑप्शन बी, यानी 166 का दंडनीय अपराध करता है। अगला है, ए अपनी बहन बी को सी के साथ व्यभिचार करते देख लेता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। ए उसी समय गुस्से के परिणाम स्वरूप अपनी बहन बी की हत्या कर देता है। ए ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत क्राइम किया? तो मतलब क्या है, एक पर्सन है, एक भाई है, उसने अपनी बहन को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया और उसने गुस्से में आके उस लड़के को मार दिया या अपनी बहन को भी मार दिया, तो उसने कौन सा अपराध किया? तो ये बताना है। तो ये दोस्तों जो क्राइम होगा वो आप सभी जानते होंगे, 302, यानी हत्या का आरोपी होगा, ऑप्शन वी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क तलवार या लाठी से याकुब ऐसा घाव सह देता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति मनुष्य को मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, या की मृत्यु कारित हो जाती है, का ने क्या अपराध किया?
इसमें यह है कि अगर कोई भी आदमी है वो तलवार या लाठी से कहीं ऐसी जगह पर वार करता है जिससे वो आदमी की मरने की संभावनाएं होती हैं और वो मर भी जाता है, तो उसने कौन सा अपराध किया ये आपको बताना है। तो ये होगा ऑप्शन बी हमारा हत्या का, यानी 302 धारा का दोषी होगा। ठीक है, उसने मर्डर किया है। अगला क्वेश्चन है 57। या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। का ने आईपीसी की कौन सी धारा का अपराध किया। तो मतलब क्या है, इसमें सीधा सीधा किसी का इंटेंशन था उसको मारने का और उस पर गोली चलाया और वो मर भी गया, तो सीधा सा है कि उसने क्या किया, मर्डर किया है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है आईपीसी में आपराधिक मानव वध किस धारा के अंतर्गत दंडनीय परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानव वध जो परिभाषित है वो ऑप्शन ए में यानी 299 धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है 304 बी में क्या परिभाषित किया गया है। तो देखिए 304 बी में जो है वो है दहेज मृत्यु, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी दहेज मृत्यु परिभाषित की गई है। अब दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व आपको बताने हैं कि दहेज मृत्यु किस किस लिए कहा जाता है या किन अपराधों को कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन आपका दिया है, किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है। मृत्यु पूर्व पति या उसके नातेदार ने दहेज की मांग की हो या संबंध में क्रूरता मृतका के साथ की हो या उसे तंग किया हो, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। साथ ही साथ मृतिका की मृत्यु विवाह के समय के 7 साल के भीतर हुई हो, तो ये दोनों का अगर कंडीशन होती हैं तो उसके द्वारा क्या बोला जाता है, दहेज मृत्यु का अपराध माना जाता है, यानी धारा 304 बी का क्राइम होता है। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ नामक एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन आईपीसी की धारा 376 के अपराध से पीड़ित महिला के पहचान नाम, पता, आयु व निवास स्थान के साथ फोटो समाचार पत्र के साथ प्रकाशित करके प्रकट करता है। अ ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा का अपराध किया। इसमें क्या है, कोई एक पत्रकार है और उसने अपने समाचार पत्र में धारा 376 की अपराध से पीड़ित एक महिला है, उसका नाम, उसका पता, उसकी आयु, उसका निवास स्थान, उसका फोटो अगर अपने अखबार में निकाल दिया, तो ऐसा करने पर उस पत्रकार के कौन से अपराध कारित किया है ये आपको बताना है। तो ये जो आईपीसी में दंडनीय होता है और वो होता है 228 ए भारतीय संहिता दंड संहिता के तहत वो दंडनीय होगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है। चोरी के बारे में किस धारा में बताया गया है, तो सिर्फ परिभाषा दी गई है 378 में और उसका दंड है 379 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चोरी करते समय अपने पास भरी हुई पिस्तौल रखता है, यदि कोई प्रतिरोध करे तो वह प्रतिरोध करने वाले की उपहति कारित कर उसके आईपीसी में चोरी करने वाला व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आईपीसी की धारा 382 का दंडनीय होगा, यानी शस्त्र सहित वो चोरी कर रहा है तो 382 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चुराई हुई घड़ी खा ने ये जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करता है, ये चुराई हुई संपत्ति है। का ने आईपीसी की किस धारा का अंतर्गत दंडनीय अपराध किया आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 411। जैसे होता क्या है, कोई संपत्ति चुरा के लाके, मतलब अगर मान ली कोई ऐसी सोने की जवाहरात उसने चोरी किए और किसी भी दुकान वाले यानी ज्वेलर्स वगैरह को बेच दिए और उसको पता है ये चोरी के हैं, उसने चोरी के जानते हुए उसको सस्ते में लेके अपने पास रख लिया, तो उसने जो अपराध किया वो 411 धारा का अपराध किया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरे ये जो सवाल जो प्रश्न है वो पसंद आ रहे होंगे और मेरे द्वारा जो जवाब आपको दिए जा रहे हैं वो भी आप सभी को आराम से समझ आ रहे होंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये सब वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65 प्रश्न है, 65वां इसमें पूछा गया है, आईपीसी में डकैती की तैयारी करना किस धारा के अंतर्गत अपराध होता है। तो आईपीसी में डकैती की तैयारी करना कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध होता है, तो ये होता है धारा 399 आईपीसी की धारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है अ नामक व्यक्ति कुछ नगों को जिनको ये जानता है कि वह हीरा नहीं है और हीरा का नाम बताकर बा के पास गिरवी रखता है, बा को उत्प्रेरित करके उधार के रूप में बेईमानी से कुछ धन प्राप्त कर लेता है। आ ने कौन सा क्राइम किया? तो ये कहलाता है छल। यानी उसने कोई नग था उसको हीरा बता के उनके पास गिरवी रख दिया और उससे धन प्राप्त कर लिया हीरे बताकर किया है, तो ये एक तरह का छल हो जाता है। अगला है 67 भारतीय दंड संहिता में व्यापहरण के लिए दंड का प्राविधान किसमें दिया गया है? व्यापहरण के बारे में आईपीसी की कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये दिया गया है 363। 363 में व्यापहरण किया जाता है किसी को उसकी बिना सहमति को उसको उठा के ले जाना, ठीक है, व्यापहरण कहलाता है। और एक अपहरण होता है जिसमें उसकी सहमति के अनुसार उसको उठा के ले जाता है आदि, तो उसे अपहरण बोलते हैं, ठीक है। अगला है आईपीसी में मुक्ति, धन फिरौती इत्यादि के लिए व्यापहरण से संबंधित अपराध की धारा के तहत दंडनीय होता है। तो ये होता है दोस्तों, वो होता है 364 ए। 364 में क्या होता है, वो व्यापहरण फिरौती मांगता है, फिरौती के लिए दंड दिया गया है। फिरौती यानी वो अपहरण उसको व्यापहृत करके ले जाता है और उसके बाद पैसे की मांग करता है। अगला है या की सम्मति के बिना या के कब्जे में एक वृक्ष बेईमानी से ले जाने के आशय से या की भूमि पे लगे हुए वृक्ष को काट देता है। कौन ने आईपीसी का कौन सा क्राइम किया? तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि अगर किसी के खेत में कोई पेड़ लगा हुआ है और एक व्यक्ति चाहता है इस पेड़ को मैं खरीद लूं, लेकिन वो खरीदने की इच्छा रखते हुए इस पेड़ को काट देता है रात में चुपके से, और ताकि वो कट जाएगा और दूसरा व्यक्ति उसको बेच देगा। तो ये जो कार्य किया गया है वो कौन सा कार्य होगा? ये आईपीसी की धारा जो चोरी का कार्य होगा, यानी ऑप्शन बी कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये धमकी देता है कि ये धमकी देता है कि का ने उसे धन नहीं दिया तो या के बारे में मानहानि कारक अपराध अपमान लेख प्रकाशित करने के धन देने के लिए वह इस प्रकार या को इस प्रकार उत्प्रेरित करता है। का ने आईपीसी के तहत कौन सा अपराध किया? मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का रौब झाड़ते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ये बात हम मीडिया में लीक कर देंगे और इससे आपकी मानहानि होगी, आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इस चीज़ को करते हुए उसके से धन की मांग करते हैं, तो ये कहलाता है उद्यापन। ऑप्शन ए, ठीक है, उद्यापन कहलाता है, एग्जॉक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला है 71 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अगर जो है ब को लूटा जाएगा तो आ लूट के कितने दंड से दंडनीय होगा? तो ये होगा 14 वर्ष। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 14 वर्ष का दंडनीय अपराध होगा अगर वह सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच में लूटता है तो, यानी रात में लूटता है तो। अगला है भारतीय दंड संहिता में हत्या के प्रयत्न की सजा का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो ये सभी जानते होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर जो 307 धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है। अगला है आईपीसी में आपराधिक मानव वध का प्रयत्न करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यानी आईपीसी में जो आपराधिक मानव वध का प्रयत्न किया जाता है वो 308 धारा में किया जाता है। ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आईपीसी में सदोष अवरोध की किस धारा में परिभाषित किया गया है? सदोष अवरोध की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है आपको बताना है। तो ये है धारा 339। आईपीसी की 339 धारा में सदोष अवरोध के बारे में परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, आईपीसी में सदोष परिरोध का दंड कौन सी धारा में दिया है? तो सदोष परिरोध का जो दंड है वो आईपीसी की 300 धारा 342 में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में प्रसिद्ध वाद रेक्स और गोविंदा किन किन धाराओं के अंतर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों, वो है आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच अंतर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या का दुष्प्रेरण का संबंध किस धारा में दिया गया है? अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, कोई भी किसी को आत्महत्या करवाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वो व्यक्ति कौन से अपराध का दंडनीय अपराध करेगा? तो वो होगा 306। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी को सुसाइड करने के लिए उत्तेजित करता है, दुष्प्रेरित करता है, तो 306 धारा का दंडनीय अपराध होगा। अगला है 78 क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि आईपीसी के 395 में जो डकैती के लिए दंड की अधिकतम सीमा है, दंड कितने साल के लिए मिलता है, वो मिलता है 10 वर्षों का। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आईपीसी में सामूहिक बलात्कार, जो सामूहिक बलात्संग बोलते हैं, के लिए आईपीसी में परिभाषा दी गई है, वो दी गई है 376 घ के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल है प्रकृति विरुद्ध अपराध के लिए दंड किस धारा में दिया गया है, ये दिया गया है धारा 377 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति का दुर्व्यापार किस धारा में परिभाषित या दंड की व्यवहार व्यवस्था की गई है, तो ये है दोस्तों धारा 370। धारा 370 जो है वो दुर्व्यापार से संबंधित है, यानी जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है किसी व्यक्ति का शोषण किस धारा में दंडनीय बनाया गया है, तो शोषण के बारे में आपको बताना है, तो वो है ऑप्शन ए यानी 370 क में आईपीसी के तहत दंडनीय बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और मेरे द्वारा जो जवाब आपको दिए जा रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 24वां देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है मानहानि के लिए धारा में किस धारा में परिभाषित किया गया है, यानी मानहानि जो है वो आईपीसी की कौन सी धारा में दी गई है उसकी परिभाषा, तो इसकी जो परिभाषा है वो 499 धारा में दी गई है। और अगला जैसा कि प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मानहानि के लिए दंड कौन सी धारा में दिया गया है, तो दंड जो दिया गया है वो धारा 500 में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है अभित्रास यानी धमकी जो है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित की गई है, तो आईपीसी में जो धमकी है यानी अभित्रास है वो 503 धारा के अंतर्गत दिया गया है। और अभित्रास जो होता है आपराधिक अभित्रास यानी धमकी जो है उसके लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है वो कौन सी धारा में की गई है, वो की गई है ऑप्शन ए यानी 506 आईपीसी के सेक्शन के तहत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आईपीसी में छल के प्रायोजन से कूटरचना के लिए किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है, तो इसमें जो व्यवस्था की गई है वो की गई है धारा 468 आईपीसी के सेक्शन के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए 88वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा हो या जिसे पकड़े जाने के लिए आदेश दिया जा चुका हो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, कि अगर ऐसा कोई अपराधी हो जो भाग गया हो जिसको पकड़ा जाना हो और उसको अगर कोई शरण दे देता है अपने घर पे रखता है तो वो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, वो होगा धारा 216। ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है आईपीसी की किस धारा 509 आईपीसी में आरोपी के लिए कितनी अवधि के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, तो वो की गई है धारा 3 वर्ष के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है आईपीसी में आजीवन कारावास से दंडनीय या फिर अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए किस धारा में दंडनीय किए जाने की अपराध व्यवस्था की गई है, कि अगर ऐसे अपराध जो आजीवन कारावास से दंडनीय हैं या फिर अन्य कारावास से दंडनीय अपराध हैं उनके प्रयत्न के लिए जो भी दंड होगा वो कौन सी धारा लगेगी। उसमें जैसे कि मैंने आपको एक दिखाया था धारा जिसमें आपके चोरी करने का प्रयत्न के बारे में बताया गया था, तो 279/511 है 511। तो जो 511 धारा थी वो उनके अपराध किसी भी ऐसे अपराध जिनके प्रयत्न का जो है दंड किसी भी धारा में नहीं दिया गया है तो वो 511 की धारा उसके साथ लगा दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद 91 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आईपीसी में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था कौन सी धारा में की गई है, तो ये है 354 का में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, आईपीसी में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये की गई है धारा 354, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईपीसी में स्वेच्छा उपहति कारित करने की धारा में दंड की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, स्वेच्छा उपहति मतलब होता है क्षति, यानी किसी को नुकसान पहुंचाए, शारीरिक नुकसान पहुंचाए, और जानबूझ के, स्वेच्छा मतलब जानबूझ के पहुंचाए। तो ऐसा होता है धारा 323 में, और 323 के तहत वो दंडनीय अपराध होता है। अगला है, खतरनाक आयुधों द्वारा या फिर साधनों द्वारा स्वेच्छा या उपहति कारित करने के लिए दंड कौन सी धारा में? अगर कोई खतरनाक आयुधों के द्वारा, यानी कोई हथियार के द्वारा कोई भी जानबूझकर उसके ऊपर क्षति करता है, तो वो क्षति कौन सी धारा के अंतर्गत होती है? वो होती है धारा 326 के अंतर्गत, 325 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होती है। अगला प्रश्न है, आईपीसी में स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना किस धारा में दंडनीय होता है? आपने देखा होगा जगह जगह जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं जहां अल्ट्रासाउंड होता है, वहां पे ये धारा आपको देखने को मिल जाती है। धारा 313 आईपीसी का अपराध होता है। इसमें अगर किसी स्त्री की सहमति के बिना अगर उसका गर्भपात करा दिया जाता है तो वो धारा 313 का अपराध कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड की किस धारा में व्यवस्था की गई है? तो ये है दोस्तों, वो होगा धारा 325 में दिया गया है। घोर उपहति मतलब खतरनाक वाली क्षति, यानी भयानक, जो घोर उपहति बोलते हैं उसे, ठीक है, घोर क्षति बोल सकते हैं, ठीक है। तो 325 आईपीसी में इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। आईपीसी में उद्यापन और लूट में अंतर आपको बताना है, कौन क्या अंतर रहता है? तो इसमें जो होता है तत्काल भय होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्यापन में पहले उसको भय दिखाया जाता है और फिर बाद में कार्य किया जाता है, लेकिन लूट में तुरंत भय दिखा के उससे कार्य करवाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अ नामक व्यक्ति 12 वर्षीय एक व्यक्ति बालक को इस आशय से व्यापहरण करता है कि उसकी देव मूर्ति पर बलि चढ़ाए जाए। अ ने भारतीय दंड संविधि के किस धारा में अपराध किया? तो आपको इसका जवाब देना 364 जो है उसमें होता है अपराध, मतलब किसी को व्यपहरित करके उसको यानी उसको मारने के आशय से, उसको हत्या करने के आशय से अगर उसका व्यपहरित किया जाता है तो धारा 364 का क्राइम होता है, अपराध होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, उसमें पूछा गया आईपीसी में अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि किस धारा में दंडनीय बनाई गई है? तो ये है दोस्तों, वो है 292। आईपीसी की धारा 292 कहती है कि अगर आप अश्लील पुस्तकों की बिक्री करते हैं तो आप धारा 292 के अपराध के दंडनीय अपराध करेंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है आईपीसी में अश्लील कार्य और गाने की किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो धारा 294 होगा, यानी धारा 294 में अश्लील गाने और अश्लील कार्य के लिए जो है दंडनीय अपराध बताया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी ने 50 महत्वपूर्ण आईपीसी के प्रश्नों को देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे 50 महत्वपूर्ण जो आईपीसी के प्रश्न थे, जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाए, वो आपको पसंद आए होंगे और मेरे द्वारा जो आपको जवाब दिए गए वो भी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो में दिए हुए प्रश्न पसंद आए और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके लिए ये प्रश्न आगे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आगे भी इसके लिए वीडियोस जारी रखूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने अपना एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूपीएसआई से संबंधित, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐड किए हुए हैं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।